एवरीवन, हम IS38 इंटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख रहे थे और आज के इस लेक्चर में हम इंटेंजिबल एसेट का इनिशियल रिकॉग्निशन यानी कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि हम इंटेंजिबल एसेट को किस वक्त अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, किस वक्त अपने अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो जिस तरह से IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिस तरह से IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, सेम वही रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इंटेंजिबल एसेट से पर्टेन भी करता है। दैट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज रिलायबली मेजरेबल and it is probable that future economic benefits of the asset will flow towards the entity। जब ये दोनों कंडीशंस, जब ये दोनों रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल होंगे, मीट होंगे, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। अब देखें, एसेट की कॉस्ट का रिलायबली मेजरेबल होना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर एक एसेट की कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है, हमें पहला क्राइटेरिया मीट हो गया। और अगर एक एसेट की कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल ना हो तो फिर पहला वाला रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। यही वजह है कि जो हमारी इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट है, जो हमारी इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, इसे हम एज अ एसेट इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इसकी कॉस्ट हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। एक बिजनेस ने ओवर द ईयर्स, ओवर द पीरियड डेवलप होने के साथ साथ गुडविल जो क्रिएट की, ब्रांड जो क्रिएट की, इसके ऊपर क्या स्पेसिफिकली कॉस्ट लगी, इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसे मेजर नहीं किया जा सकता। ये कस्टमर ने ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स अपने कस्टमर्स का जो डाटा, अपने कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन जमा की है, इसकी कॉस्ट हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। इस वजह से हम इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट या इंटरनली जनरेटेड गुडविल वगैरह को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होते। तो पहला क्राइटेरिया तो है कि कॉस्ट ऑफ द एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। दूसरा क्राइटेरिया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द एसेट विल फ्लो टुवर्ड्स द एंटिटी, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी हो, ये बात प्रोबेबल हो कि एसेट के जो भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो एक कंपनी, वो एक एंटिटी हासिल कर सकेगी। अब देखिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या चीज़ है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब है कि कोई भी बेनिफिट जो कि अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करे, चाहे वो आपका रेवेन्यू, चाहे वो आपकी इनकम को इंक्रीज करे, चाहे वो आपके लिए कोई कॉस्ट सेविंग या आपके एक्सपेंसेस को सेव करे, चाहे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करे, या फिर कोई और बेनिफिट हो जिसके नतीजे में आने वाले वक्तों में आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो, तो इसे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कह रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन ये है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द एसेट आर प्रोबेबल, यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द एसेट विल फ्लो टुवर्ड्स द एंटिटी। बहुत सारे लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस क्राइटेरिया का मतलब है कि एक एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेजरेबल होने चाहिए। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो लेकिन वो मेजरेबल ना हो, स्टिल वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस प्रीमिसेस में डेकोरेशन पे खर्चा करते हो। आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिस है, वहाँ पे आप कोई अच्छी सी पेंटिंग लगवा देते हो, या वहाँ पे आप अच्छा सा फर्नीचर रखवा देते हो, या वहाँ पे आपने डेकोरेशन पे, रेनोवेशन पे खर्चा किया। अब आपने अपने रिसेप्शन पे जो अच्छी सी पेंटिंग या आर्टवर्क लगवाया या डेकोरेशन वगैरह पे खर्चा किया, क्या हम इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेजर कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। हमें नहीं पता कि रिसेप्शन पे जो पेंटिंग लगी है या रिसेप्शन पे जो अच्छा फर्नीचर या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे हम कितना इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमाएंगे। लेकिन हमें ये मालूम है कि जितना हमारा ऑफिस देखने में अच्छा होगा, जितने हमारे ऑफिस में शशके ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने कस्टमर से पैसा अट्रैक्ट कर सकेंगे, उतना ही हम अपने कस्टमर की जेबों से पैसा निकाल सकेंगे। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का प्रोबेबल होना जरूरी है। हो सकता है कि वो मेजरेबल हो सकता है कि वो मेजरेबल ना हो। और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब है कि जो कि अल्टीमेटली एक कंपनी के प्रॉफिट्स में इंक्रीज लेकर आए, चाहे रेवेन्यू को बढ़ा दे, चाहे कॉस्ट सेव कर दे, चाहे क्वालिटी इंप्रूव कर दे, या फिर कोई और बेनिफिट जिसके नतीजे में अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कहलाए जा रहे होंगे। तो इंटेंजिबल एसेट के लिए भी ये दो रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज हैं, ये दोनों क्राइटेरियाज मीट होंगे। एसेट की कॉस्ट भी रिलायबली मेजरेबल हो और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल है कि एंटिटी हासिल कर सकेगी, हम अपनी किताबों में इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। अब IS38 इंटेंजिबल एसेट की इनिशियल मेजरमेंट डिफरेंट मोड ऑफ एक्विजिशन में सेपरेटली डिस्कस करता है कि अगर एक इंटेंजिबल को आपने आउटराइटली परचेस किया, या फिर एक इंटेंजिबल को आपने इंटरनली जनरेट किया, या फिर एक इंटेंजिबल को आपको बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट हासिल किया, या एक इंटेंजिबल आपने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में हासिल किया, तो डिफरेंट सिनेरियोज में इंटेंजिबल की इनिशियल मेजरमेंट किस तरह से की जाएगी, ये IS38 सेपरेटली डिस्कस करता है। इनिशियल मेजरमेंट के हवाले से हम डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।